गाइस, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था मो आंटी जियांग की मदद करने के लिए उनके घर पर आता है, पर हर बार की तरह जूडी उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करता है। पर मो आंटी जियांग को इस तरीके से एम्बेरस होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो किचन का सारा काम करता है और जूडी की पूरी फैमिली बाई फैमिली का वेलकम करने के लिए गेट पर जाती है। बाईशु अंदर आते हुए बड़े एटीट्यूड में बोलता है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, क्या खाना तैयार है? जूडी कहता है, हाँ बस तैयार है। फिर वो मो पर चिल्लाते हुए कहता है, गेस्ट आ चुके हैं। मो उससे कहता है, खाना तैयार हो चुका है। फिर वो लोग टेबल पर जाकर बैठते हैं, जहाँ पर जूडी बाईशु से बिजनेस के बारे में बात करने की कोशिश करता है, पर बाईशु उसे रोकते हुए कहता है, खाना खाते समय मुझसे बिजनेस की बातें मत किया करो। जो देखकर जूडी और जियांग दोनों ही काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। पर ठर के बाईजी जाओयुन को देखते हुए कहता है, अगर तुम्हारी ये लड़की मेरे साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाए तो हम इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। ये सुनकर जूडी और जियान दोनों ही हैरान हो जाते हैं और जाओन अपने मन में सोचती है, आखिर ये कमीना क्या बकवास कर रहा है, लगता है ये कोई प्ले बॉय है। फिर बाईजी उससे आगे कहता है, क्या तुम्हें ये सब नहीं चाहिए तो ठीक है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तभी मुंह वहाँ पर खाना सर्व करता है, जिसके अरोमा में वो दोनों खो जाते हैं और खाने की तारीफों के पुल बांध देते हैं। फिर बाईशु जूडी से बोलता है, आखिर ये खाना किसने बनाया है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी फैमिली में इतना अच्छा शेफ है? मैं उससे मिलना चाहूंगा। पीछे से मुंह बोलता है, टैलेंटेड पर्सन के स्किल्स को चाक कर देखो, अगर ये ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पर वहाँ पर मो को देखकर उन दोनों की आंखें बाहर आ जाती हैं और वो कहते हैं, मिस्टर मो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये देखकर जूडी सोचता है, आखिर ये लोग इस लड़के को इतनी ज्यादा इज्जत क्यों दे रहे हैं? और जाओन भी सोचती है, मो तुम सच में कमाल हो। और ये सब देखकर डॉक्टर ली तो बेहोशी हो जाते हैं। फिर मो उन्हें बताता है कि इन्होंने तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए मुझे बुलाया था। बाईशु उससे बोलता है, अगर हमें पता होता कि आप यहाँ पर हमारे लिए खाना बनाने वाले हैं तो हम यहाँ पर आने की हिम्मत ही नहीं करते। मो बोलता है, अब खाना बन चुका है, चलो साथ में खाते हैं। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है, मुझे बहुत पहले ही पता चल चुका था कि वो वीआईपीज़ आखिर ये दोनों ही हैं, पर अब ये सब भी ठीक है। फिर बाईशु मो से पूछता है, आपका जूडी की फैमिली से आखिर क्या रिश्ता है? मो से बताता है, मेरा इन लोगों से कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सुनकर बाईशु बोलता है, फिर तो ये ठीक है, क्योंकि अब वो ये सोचता है कि उसे जूडी की मदद नहीं करनी पड़ेगी। जूडी ये देखकर सदमे में चला जाता है कि बाईशु मो के मूड पर कितना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और जियांग भी अपने मन में सोचती है, मुझे मेरे हस्बैंड के ऐसे एटीट्यूड के लिए मो को ब्लेम नहीं करना चाहिए था। फिर मो उन दोनों को बताता है कि मैं आंटी जियांग की फैमिली फ्रेंड्स में से एक हूँ। फैमिली फ्रेंड का सुनकर जाओन अपने मन में सोचती है, क्या मैं भी जाओन की एक फैमिली फ्रेंड हूँ? फिर बाईशु मो की वजह से जूडी से बोलता है, मैं तुम्हारी फैमिली की मदद करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर जियांग और जूडी काफी ज्यादा खुश होते हैं। बाईशु उनसे बोलता है, मेरा नहीं, मो का शुक्रिया करो। पर मो को शुक्रिया बोलने में जूडी की बहुत बुरी शक्ल बन जाती है, इसलिए मो उससे कहता है, इस सब की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सब मैंने आंटी जियांग के लिए किया है, पर अगर ये आपके लिए होता तो मुझे इसमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर जूडी काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है और डॉक्टर ल्यू आगे आकर मो को मनाते हुए कहते हैं, अब प्लीज अपनी सारी दुश्मनी छोड़ दीजिए। फिर इस डील की फाइनल हो जाने के बाद मो हॉस्टल जाने का बोलता है, तो बाईशु मो को रोकते हुए उससे कहता है, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी चीज को लेकर बात करनी है। फिर बाईशु आगे बोलता है, मैं जानबूझकर जियांग की फैक्ट्री में कोई परेशानी खड़ी नहीं कर रहा, हाल ही में यहाँ पर एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। ना जाने हमारे जैसी कितनी सारी फैमिलीज हैं जो लोंगशिंग सिटी में मेडिसिन बनाने का काम करती है, पर हाल ही में लोंगशिंग सिटी के पिछड़े एरिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके प्रदूषित पानी पीने की वजह से वो लोग एक नई स्किन डिसीज की कांटेक्ट में आ गए हैं। पर हमारे पास ऐसा कोई भी ड्रग नहीं है जो इतने ज्यादा खतरनाक इलनेस को ठीक कर सके। जैसे ही लोगों को ये पता चला कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है तो सभी ने पास की योशिंग सिटी में जाना चालू कर दिया, जो कि सदियों से मेडिसिन रिफाइन कर रहे हैं। इसलिए सब लोगों ने इस इलनेस का क्योर जानने के लिए एक एक कर वहाँ पर जाना चालू कर दिया, जिसके कारण लोंगशिंग सिटी की सेल तेजी से कम होती जा रही है। और कई सारे लोग यहाँ से मेडिसिन बनाना छोड़कर उस सिटी में जाकर रहने लगे हैं और वहाँ पर जाकर अपना काम चालू कर दिया है। और यही तुम्हारी आंटी जियांग और सब लोगों की परेशानी है। मो उससे कहता है, अगर ऐसा है तो तुम लोग उन लोगों से मेडिसिन क्यों नहीं खरीद लेते? बाईशु से आगे बताता है, असल में वहाँ पर विंग्ड टाइगर नाम की एक पिल बनाई जाती है जो केवल वहाँ के लोग ही रिफाइन कर पाते हैं। और जैसे ही उन लोगों को लोंगशिंग सिटी की रियल कंडीशन के बारे में पता चला, वो अपने इंडस्ट्रियल कंडीशन को बढ़ाने के लिए प्रेसिडेंट बाइजाओ को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे प्रॉफिट का 50% शेयर मांग रहे हैं। यहाँ तुम्हारी आंटी जियांग जैसी कई सारी हजारों फैमिलीज रहती हैं। अगर हम लोग हमारे प्रॉफिट का 50% उन लोगों को दे देंगे तो हम लोग तो ठंड और भूख की वजह से ऐसे ही मारे जाएंगे। ये सुनकर मो अपने मन में सोचता है, एक इंसान की जान की कीमत बहुत ज्यादा कीमती होती है और यहाँ पर तो कई सारे इनोसेंट लोगों की जान पर बनी हुई है। उन लोगों ने प्रॉफिट के लालच में आकर नॉर्मल प्राइस की मेडिसिन को बेशर्मों की तरह हाई प्राइस पर
बेच रहे हैं। फिर बाईशू मो को आगे बताता है आज से 2 दिन बाद माउंट शू पर एक टी पार्टी रखी गई है, जहाँ पर उन लोगों में विंग्ड टाइगर पिल को लेकर नेगोशिएशन होने वाला है, जहाँ योशिंग सिटी की मेडिकल कंपनी से प्रेसिडेंट का लड़का यो वैन प्रेसिडेंट बाइजोंग से बात करते हुए उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। इसलिए मो तुम वहाँ पर जाकर प्रेसिडेंट मो का ख्याल रखना। ये सुनकर मो को याद आता है कि एल्डर ली ने उसे वहाँ पर इनवाइट किया है, इसलिए मो बाईशू से कहता है ठीक है, मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगा। अब सीन 2 दिन बाद माउंट शू का होता है, जहाँ पर टी पार्टी रखी गई थी। जावन मो को देखकर कहती है आप यहाँ पर आ ही गए, मैं आपको काफी ज्यादा मिस कर रही थी। पर मो उसे देखकर सोचता है बाईजोंग आखिर तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आ गए। वहीं बाईजोंग और एल्डर ली साथ में बैठे हुए थे, जहाँ एल्डर ली मो को साथ बैठने का बोलते हैं और उसे बताते हैं मैं तुम्हें ये सच बताना चाहता हूँ कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मो बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं विंग्ड टाइगर पिल को रिफाइन करूँ। ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मो से पूछते हैं आखिर तुम ये कैसे जानते हो। मो उससे बोलता है मैंने बस तुक्का लगाया, पर अगर मुझे एक परफेक्ट पिल बनानी है तो मुझे उसके लिए विंग्ड टाइगर पिल को एक बार एग्जामिन करना होगा। फिर एल्डर ली कहते हैं जरूर, हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए बुलाया था। जब योशिंग सिटी से मेडिकल कंपनी के बॉस का लड़का यहाँ पर आ जाएगा तो हम उसके सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रख देंगे, तो वो हमें एक विंग्ड टाइगर पिल तो दे ही सकता है। तभी पीछे से याओ वैन बोलता है एंशिएंट टाइम से माउंट शू पर ये टी पार्टी की प्राइवेट मीटिंग जाने माने मेडिकल फैमिलीज के बीच में हुआ करती है, तो तुम लोगों ने आखिर ऐसे अहंकारी इंसान को अंदर कैसे आने दिया। एल्डरली यो वैन से बोलते हैं तुम्हारा स्वागत है, ये हुआ यूनिवर्सिटी का मोह है, तुम दोनों ही मेडिसिन के बारे में काफी ज्यादा जानते हो, इसलिए जल्दी ही तुम्हें भी ये अच्छा लगने लगेगा। यो वैन बोलता है क्या मजाक है, जिसने एक ऐसी बॉडी स्ट्रॉन्ग करने की पिल बनाई जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हो वो इस रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। एल्डरली अपने मन में सोचते हैं ये यो वैन सच में काफी ज्यादा घमंडी और मुंहफट इंसान है, मैं उम्मीद करता हूँ मो को कहीं गुस्सा ना आ जाए। मो उससे हंसते हुए कहता है तुमने ठीक कहा, मैं एक नोबडी से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। यो वैन मो से बोलता है अगर तुम्हें पहले से ही तुम्हारी औकात पता है तो मुझे तुम पर समय बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर बाईजोंग यो वैन को बिठाकर उसे वेंडिंग टाइगर पिल के बारे में बात करने की कोशिश करता है, पर यो वैन बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोलता है मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया था, तुम तुम्हारे 50% हम लोगों को दे दो, वरना मुझे इसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी। बाईजोंग उससे बोलता है इतने पैसे से 100 लोगों के घर का चूल्हा जलता है, और अगर यही तुम्हारा ऑफर है तो तुम लोगों में और लुटेरों में आखिर क्या फर्क है। फिर यो वैन बाईजोंग से बोलता है अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो ठीक है। फिर वो जायन को देखकर कहता है सच में ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, अगर तुम इसे मुझे दे दो तो मैं फादर से बाद में जाकर इसके बारे में कुछ बातें जरूर करूंगा। ये सुनकर बाईजोंग और एल्डर ली दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर तुमने क्या कहा। योवेंग बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं इसको दोबारा बोलूं, और इस सब से यूनियन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर फिर बाईजोंग अपने गुस्से को शांत करके 50% शेयर देने के लिए राजी हो जाता है। और एल्डर ली योवेन से बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले क्या तुम हमें कुछ पिल्स एज अ सैंपल दे सकते हो, तुम पहले साइन करो, उससे पहले तुम्हें कोई भी सैंपल नहीं मिलने वाला। मो ये सब देखते हुए सोचता है बाईजोंग चाहे तो इसे इग्नोर भी कर सकता था, वो अपना 50% शेयर देने के लिए राजी हो गया। शायद यही फर्क होता है एक बिजनेसमैन और एंटरप्राइजेस में। तभी एक औरत बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में वहाँ पर आती है और योवेन से हेल्प मांगते हुए उससे रिक्वेस्ट करती है मेरी लड़की जल्दी ही मरने वाली है, मैं आपसे दया की भीख मांगती हूँ, प्लीज इसे एक पिल दे दे, वरना ये बहुत ही जल्दी इस डिजीज की वजह से मारी जाएगी। पर योवेन उन्हें किसी कीड़े मकोड़ों की तरह देखता है और फिर खड़ा होकर उस लेडी को किक करता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और योवेन उस लेडी से कहता है मेरी खूबसूरती खराब मत करो, मुझे तुम लोगों के जीने या मरने से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, आखिर मैं इस चीज की परवाह क्यों करूं, इसलिए अब जल्दी से अपनी बदसूरत सी लड़की को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। एल्डरली योवेन के सामने झुककर कहते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, इसलिए आप इस लड़की को दवाई दे दीजिए। योवेन उससे पूछता है क्या ये कोई तुम्हारे रिलेटिव है, एल्डरली कहते हैं नहीं। तो योवेन उससे कहता है हीरो बनने की कोशिश मत करो, जल्दी से इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। पर वाइजोंग उसके सामने घुटने टेक देता है और कहता है प्लीज इस लड़की की जान बचा लीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। योवेन ये देखकर उन लोगों पर हंसने लगता है और कहता है क्या तुम दोनों सिटी के सबसे बड़ी चाइनीज फैमिलीज के मेडिकल हेड नहीं हो, जो मेरे सामने झुककर एक कॉमनर को बचाने के लिए भीख मांग रहे हो। मो भी ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और योवेन अपने पास से वो पिल्स निकालते हुए कहता है ठीक है मैं इसका इलाज कर देता हूँ, पर मेरी एक और कंडीशन है, अगर ये लड़की अपने बड़े भाई के लिए कुतिया की तरह भौंक कर मुझसे भीख मांगे तो मैं इसका इलाज कर दूंगा। जो बोलकर वो पिल जमीन पर गिरा देता है तो वो लड़की कहती है ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, पर इसके बाद मेरी माँ को वो पिल दे देना। पर ये देख कर वो उस लड़की को उठाता है और योवेन के हाथ से वो पिल छीन लेता है। योवेन बोलता है लड़के आखिर तुम ये किस तरीके की हरकत करने की कोशिश कर रहे हो। मो गुस्से में बोलता है क्या तुमने सच में
लॉन्गशिंग सिटी के हर एक इंसान को नोबडी समझ लिया था। ये देखकर एल्डर ली मो को शांत करने की कोशिश करते हैं और बाइजोंग भी उससे कहता है अगर तुम योवेन पर गुस्सा करोगे तो दोबारा से पिल मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। पर मो उन लोगों की जरा से भी नहीं सुनता और उस पिल के बॉक्स को तोड़ देता है। योवेन ये देखकर हंसते हुए बोलता है तुमने इसे तोड़ दिया, इसलिए अब इन लोगों की मौत का इल्जाम अब तुम्हारे सर पर ही आएगा। पर मो उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है केवल तुम्हारी मेडिसिन ही इन लोगों को क्योर कर सकती है। ये सुनकर एल्डर ली और बाइजोंग थोड़े से शॉक हो जाते हैं और फिर मो आगे कहता है अपनी आंखें खोलकर देखो, जो विंग्ड टाइगर पिल को तुम इतना ज्यादा ग्रेट समझते हो वो केवल सेक्रेड ग्रेड की पिल है। जो बोलते हुए मो उस लड़की को हाथ लगाता है और उसे क्योर करने लगता है। उसकी माँ मो से बोलती है क्या तुम ऐसे करके भी किसी को ठीक कर सकते हो, और वो लड़की कहती है मेरी स्किन अब पहले से काफी ज्यादा ठीक हो गई है, मुझे जलन नहीं हो रही। योवेन भी ये देखकर सोचता है आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है, आखिर ये किसी को भी ऐसे ठीक कैसे कर सकता है। बाइजोंग और एल्डर ली ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं क्या मो सच में एंशिएंट मेडिसिन टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकता है। पर योवेन हंसते हुए उन लोगों से बोलता है इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम एंशिएंट मेडिकल टेक्निक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो तो यहाँ पर हजारों से लाखों की संख्या में लोग हैं जिन्हें केवल तुम मेरी विंग्ड टाइगर पिल से ही बचा सकते हो, इसके अलावा तुम्हारे पास और भी कोई रास्ता नहीं है। पर मो उसे इग्नोर करते हुए बाइजोंग से कहता है एक्सक्यूज मी, आप योवेन को उसका कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दीजिए, मैंने पिल को देख लिया है इसलिए मैं इसे बना सकता हूँ। योवेन कहता है क्या मजाक कर रहे हो, एक झलक देखकर तुम इसे आखिर कैसे बनाना सीख सकते हो। बाइजोंग योवेन के मुंह पर कॉन्ट्रैक्ट फेंक कर मारता है और कहता है यहाँ से दफा हो जाओ और आज से सिटी में तुम लोगों का आना बिल्कुल मना है। योवेन कहता है क्या तुम्हें इस लड़के पर मुझसे ज्यादा भरोसा है जो तुम इसकी खातिर मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती कर रहे हो, रुको मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। योवेन अपने गार्ड्स को आगे जाकर उन लोगों को पीटने का बोलता है पर मो अपने एक ही स्ट्राइक से उन लोगों को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। योवेन ये देखकर कहता है आखिर ये कैसे हुआ, पर उसके गार्ड्स उससे कहते हैं ये लड़का हम लोगों के लिए काफी ज्यादा बैड न्यूज है, इसलिए हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। पर बाइजोंग एल्डर ली से बोलता है मुझे याद है माउंट शू का एक पुराना असूल है, जो भी इस टी पार्टी में लॉन्गशिंग सिटी के बाहर का आता है उसे यहाँ से जाते हुए अपने घुटनों के बल जाना पड़ता है। योवेन कहता है तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मो उससे कहता है अगर तुम्हारे लिए झूठ है तो क्या हुआ, पर अगर तुम यहाँ से घुटनों के बल नहीं जाओगे तो हम लोग तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देने वाले। जो सुनकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपने घुटनों के बल बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। मो उस लड़की से पूछता है तुम बताओ तुम इन लोगों से क्या कराना चाहती हो। लड़की बोलती है इन लोगों को कुत्ते की तरह भौंकना चाहिए। ये सुनकर योवेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और मो के गुस्से की वजह से उसे कुत्ते की तरह अपनी जीभ बाहर निकालनी पड़ती है और फिर वो कुत्तों की तरह भौंकते हुए वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हंसती है और बोलती है बिग ब्रदर और उनके दोस्त सच में कुत्तों की तरह लग रहे हैं। मो उससे कहता है हाँ यही तो उनका नेचर है। और यूनियन भी ये देखकर बोलती है मास्टर आप सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हैं और मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप इसके साथ ऐसा ही करेंगे। और फिर माउंट शू के नीचे हमें योवेन को दिखाते हैं जहाँ पर वो गुस्से में होता है और अपने मन में सोचता है मो अभी ये सब खत्म नहीं हुआ, तुम बस मेरा वेट करो, मेरी फैमिली इतनी जल्दी इसको खत्म नहीं होने देगी, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। अब सीन योवेन सिटी का यो फैमिली के मेंशन का होता है जहाँ एल्डर हु टियानज़ाओ और क्यू एक साथ बैठकर पार्टी कर रहे थे, जहाँ एल्डर हु बताते हैं मेरा पोता लॉन्गशिंग सिटी वहाँ का 50% शेयर्स अपने हाथों में लेने गया है, जिसके बाद हम वहाँ पर अपना इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ाकर वहाँ पर भी अपने कदम जमा सकते हैं। क्यू बोलता है मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा कि फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, जिससे आप हम लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सके, जिससे हम लोग लॉन्गशिंग सिटी में आसानी से आ जा सके। असल में लॉन्गशिंग सिटी के एक छोटे से लड़के ने मेरे भाई का बॉक्सिंग हॉल को तबाह कर दिया और उसके दोनों हाथ तोड़ दिए हैं, इसलिए हम आपके किसी भी काम के लिए वहाँ जाने के लिए तैयार रहेंगे। एल्डर हु बोलता है लॉन्गशिंग सिटी का इंडस्ट्रियल एरिया हमारे हाथों में आने का वेट करो, जैसे ही वो 50% हमारे हाथों में आ जाएगा तो हम लोग वहाँ पर बड़ी आसानी से आ जा सकते हैं। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं तब योवेन गेट खोलकर रोते हुए आता है और ग्रैंडपा से चिपक जाता है और उन लोगों को बताता है लॉन्गशिंग सिटी के उन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जत किया और साथ ही उन लोगों ने उस कॉन्ट्रैक्ट के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए। वहाँ पर उन लोगों ने मो नाम के एक लड़के को हायर किया था जिसने मुझे किसी जानवर की तरह माउंट शू से निकालकर बाहर फेंक दिया। हु टियानज़ाओ मो का नाम सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और क्यू एल्डर हु से बोलता है ये मो नाम का लड़का वही है जिसने मेरे भाई का बॉक्सिंग हॉल तबाह किया था और अब देखो उसने आपके ग्रैंडसन का क्या हाल कर दिया है। एल्डर हु बोलते हैं वो मो सच में लॉन्गशिंग सिटी का एक सच्चा हीरो है, अगर हम उसे अपने रास्ते से हटा देते हैं तो लॉन्गशिंग सिटी का 50% प्रॉफिट हमें एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। क्यू बोलता है अगर आप चाहें तो मैं वहाँ पर जाकर आपके लिए ये काम कर सकता हूँ, पर इसके बदले में मुझे उस 50% का आधा हिस्सा चाहिए। एल्डर हु इसके लिए राजी हो जाता है।
क्यू हंसते हुए बोलता है, इसका मतलब मैं लॉन्गशिक सिटी में जाकर उस लड़के का सिर काटकर आपको एज अ प्रेजेंट दे सकता हूँ। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लॉन्गशिक सिटी में एल्डर ली सब लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर उन लोगों को वो दवाइयाँ सप्लाई कर रहे थे, जहाँ पर वो उन लोगों से कहते हैं आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब लोगों के लिए मिस्टर मो ने कई सारी पिल्स बनाई हुई है। बाइजोंग भी अपनी कार में बैठकर दूर से ये सब देख रहा था। सभी एल्डर ली का शुक्रिया कर रहे थे, पर एल्डर ली कहते हैं मुझसे नहीं, मो से जाकर इसका शुक्रिया करो। तभी क्यू तलवार लेकर वहाँ पर एल्डर ली पर हमला करने के लिए आ जाता है, जो देखकर सभी क्यू की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं एल्डर ली को बचाओ। पर क्यू टेबल पर खड़ा एल्डर ली से दवाइयाँ छीन लेता है। एल्डर ली उससे पूछते हैं आखिर तुम कौन हो, और सब लोग भी ये कहते हैं जल्दी से ये दवाइयाँ वापस कर दो, इन्हीं की वजह से मेरा बच्चा बचा है, इसलिए इन्हें जल्दी से वापस करो। पर क्यू उन लोगों से बोलता है जल्दी से अपने मो को यहाँ पर बुलाओ, वरना तुम लोगों को ये दवाइयाँ नहीं मिलने वाली। वो लोग कहते हैं मो हमारा सेवियर है, हम उसे इस तरीके से नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। फिर वो क्यू से वो मेडिसिन छीनने की कोशिश करते हैं, पर क्यू अपनी तलवार घुमाकर उनके हाथों को घायल कर देता है। पर तभी भीड़ में से निकलकर मो आ जाता है और क्यू से कहता है अब रुक जाओ, तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यू कहता है तो तुम्हारा ही नाम मो है। फिर मो उससे पूछता है तो तुम कौन हो। क्यू मो से कहता है मैं तुम्हारा गुड लक छीनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो बोलकर क्यू अपनी तलवार को लेकर मो पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, और मो ये स्टाइल देखकर सोचता है ये स्वॉर्ड रेस स्टाइल है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि लॉन्गशिक सिटी में इस तरीके के स्वॉर्ड्समैन से भी कभी मेरा सामना होगा। फिर वो अपनी आइस ड्रैगन स्वॉर्ड को बुलाता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो तलवार उड़ते हुए मो के पास आ रही थी। क्यू भी मो की वो स्पीड स्वॉर्ड देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और मो उसे दूर धकेल देता है। फिर क्यू हम लोगों को आगे बताता है कि इस दुनिया में दो तरीके के हथियार होते हैं, पहले वो जिन्हें लोहा पिघलाकर बनाया जाता है, और दूसरे वो जो धरती से जन्म लेते हैं, और उनमें से एक रेयर वेपन ये स्वॉर्ड स्पिरिट है। अगर मुझे ये स्वॉर्ड स्पिरिट चाहिए तो मुझे इस लड़के को मारना होगा। तभी मो उससे बोलता है तुम्हारा ये खेल खत्म हुआ। जो बोलकर मो उस पर अपनी तलवार से वार करता है और क्यू की तलवार को बीच में से काट देता है, जिसके साथ क्यू भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और मो उससे कहता है ये जंग यहीं पर खत्म हुई, तुम्हारे पास कोई भी हथियार नहीं है, इसलिए इस लड़ाई का कोई भी मतलब नहीं रहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर क्यू बोलता है मैं क्यू, योशन सिटी का नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन, जो किसी को भी बड़े आसानी से मौत के घाट उतार देता है, पर आज तक किसी ने भी मेरी तुम्हारी तरह इस तरीके से बेइज्जती नहीं करी। क्यू इतना ही बोल पाता है, पर तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो घायल हो जाने की वजह से बेहोश हो जाता है। सभी इस जीत को लेकर मो को काफी ज्यादा चेयर करते हैं और सभी लोग काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। बाइजोंग ये देखकर सोचता है मो केवल मेडिसिन में ही नहीं स्वॉर्ड्समैनशिप में भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, मुझे इस चीज का काफी ज्यादा खास ख्याल रखना होगा कि मैं कभी इसे गुस्सा ना दिला दूं। फिर सीन शिफ्ट होता है और योशन सिटी में क्यू अपने एक ब्रदर लाई के पास आता है और उसे आवाज देता है। लाई गेट खोलकर बोलता है क्यू तुम इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन में कैसे हो। फिर वो क्यू को अंदर ले जाकर बिठाता है और क्यू लाई को बताता है ये सब लॉन्गशिक सिटी के मो नाम के एक लड़के की वजह से हुआ है। उसके पास एक स्पिरिट स्वॉर्ड है जिससे उसने मेरी तलवार को बीच में से काट दिया और इसने मेरी ऐसी हालत भी कर दी। ली स्पिरिट स्वॉर्ड का सुनकर अपने मन में सोचता है एक स्पिरिट स्वॉर्ड प्राइसलेस होती है और ऐसे वेपन को मास्टर करना सच में एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, पर अगर वो मुझे मिल जाए तो क्या बात है। इसलिए लाई क्यू से बोलता है ब्रदर क्यू पहले आप जाकर रिकवर हो जाइए, फिर हम लॉन्गशिक सिटी में जाकर उस मो से निपटते हैं। फिर सीन फिर से लॉन्गशिक सिटी का होता है जहाँ पर मो अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा था, जहां वो देखता है कि उसकी आइस ड्रैगन स्वॉर्ड क्यू की तलवार को बीच में से काटने की वजह से ब्रेक थ्रू हो गई है और वो अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। ये देखकर वो अपने मन में सोचता है मुझे ऐसा लगता है मेरी आइस ड्रैगन स्वॉर्ड के लिए मुझे कई सारे लोगों से लड़ने के लिए उनको चैलेंज करना पड़ेगा, जिससे मैं इसे रेगुलर अपग्रेड करवा सकूं। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी कुछ लोग मो के पास आकर उसे पूछते हैं क्या आप ही मिस्टर मो हैं? मो उन लोगों से कहता है हाँ, पर तुम लोग कौन हो? एक लड़का अपने इंट्रो देते हुए कहता है आप मुझे लिटिल वोंग बुला सकते हैं, हम लोग आपसे काफी ज्यादा लंबे समय से मिलना चाहते थे। जो बोलते हुए लिटिल वोंग मो को एक कार्ड देता है। मो उस कार्ड को देखकर सोचता है एक मार्शल आर्ट सेक्ट, मुझे ऐसा नहीं लगा था, यहाँ पर ऐसा कुछ भी हो सकता है। लगता है मुझे एक ट्रिप पर निकलना होगा जहाँ पर मैं कई सारी चीजें सीख सकता हूँ। सेक्ट में इनवाइट करते हैं और मो उन लोगों के साथ चला जाता है, जहाँ लिटिल वोंग मो को अपने साथ लेकर सेक्ट में आ जाता है और अंदर पहुंचकर हेडमास्टर को बताता है मैं मो को यहाँ पर ले आया हूँ। इनके हेडमास्टर का नाम दाओ की है। दाओ की मो को देखकर बोलता है आपका मार्शल आर्ट सेक्ट में स्वागत है, मैं इस सेक्ट का हेड दाओ की हूँ।
वहाँ बैठे डिसाइपल्स मो को देखकर उसके बारे में अजीब सी बातें करने लगते हैं और फिर उसे घेर लेते हैं। मो उन लोगों को देखकर सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग मुझसे लड़ना चाहते हैं। फिर जैसे ही वो गेट को लॉक करते हैं, मो दाओकी से पूछता है, आखिर तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए। लाई पीछे से बोलता है, हम लोगों ने सुना है तुम्हारे पास एक स्पिरिट सोर्ड है, अगर मुमकिन हो तो क्या तुम वो हमें दिखा सकते हो। मो बोलता है, क्यों नहीं। जो बोलकर वो अपने पास से अपने स्पिरिट सोर्ड निकाल कर टेबल पर रख देता है। वो सभी पहली बार एक स्पिरिट सोर्ड देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उसकी तारीफ भी करना चालू कर देते हैं। और लाई भी उस सोर्ड को देखकर बोलता है, ये सच में काफी ज्यादा सुंदर और परफेक्ट है, ये एक असली प्राइसलेस ट्रेजर है जिसे मैं भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर अगर मैं इसे ऑक्शन करता हूँ तो ये बिलियंस में जाएगी। जो सोचकर लाई उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो स्पिरिट सोर्ड इतनी ज्यादा भारी होती है कि वो उसे उठा ही नहीं पाता। डिसाइपल्स भी ये देखकर बोलते हैं, ये सोर्ड आखिर कितनी ज्यादा भारी है, जो ब्रदर ली भी इसे नहीं उठा पा रहे। वो उन लोगों से बोलता है, ये स्पिरिट सोर्ड अपने मास्टर को पहचानती है, इसलिए अपनी ताकत बर्बाद करना बंद करो। लाई उससे पूछता है, अगर मुझे इस तलवार को इस्तेमाल करना है तो मुझे क्या करना होगा। वो उसे बताता है, अगर तुम्हें इसे इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। सभी मो की ऐसी बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं और लाई जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है। फिर लाई मो से बोलता है, मैं लाई फॉर्मली तुम्हें एक चैलेंज करता हूँ। मो ये देखकर सोचता है, सच में इसकी तो काफी ज्यादा अच्छी टाइमिंग है, मैं तो इसी चिंता में था कि मुझे एक ढंग का राइवल मिलेगा या नहीं जिससे मैं अपनी आइस ड्रैगन स्वॉर्ड को अपग्रेड करवा सकूं। पर लाई ने तो मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दी है। जो सोचकर वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तो लाई उससे बोलता है, जब ये फाइट होगी तब तुम अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मो हंसते हुए लाई से बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मारने के लिए मुझे उस तलवार को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जो बोलकर मो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपने एक ही हाथ से उस गेट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर सीन रात के समय डॉर्मेट्री का आ जाता है, जहाँ पर मो बड़े आराम से सो रहा था, पर तभी उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता है जिसे वो सेंस कर लेता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। मो वो हाथ पकड़ लेता है और कहता है, यहाँ पर कौन है। वोंगजा उससे कहता है, पहले मेरा हाथ छोड़ो। मो उससे पूछता है, आखिर तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। वोंगजा उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो उसे पैसे देते हुए कहता है, मुझे 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का बॉक्स चाहिए। जैसा कि तुम्हें पता है कुछ समय पहले ही मेरी गर्लफ्रेंड बनी है, इसलिए मैं उसे ये देना चाहता हूँ। मो ये देखकर सोचता है, क्या ये गांव युआन की बात कर रहा है, पर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर 5 लाख युआन का है। पर वोंगजा के पास तो 10,000 युआन भी बड़े मुश्किल से होते हैं। वो गांव युआन क्या वोंगजा को सब लोगों के सामने बेइज्जत करना चाहती है। फिर मो वोंगजा से बोलता है, तुम्हें मुझे ये पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस 2 दिन बाद तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर केयर फ्री आ जाना। फिर सीन 2 दिन बाद 1 ड्रॉप ऑफ वाटर के लॉन्चिंग डेट का होता है, जहाँ मो वोंगजा और गाओ युआन का वेट कर रहा था। तभी वोंगजा मुंह लटकाकर बड़े खराब मूड के साथ वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर मो उससे पूछता है, आखिर तुम अकेले क्यों आए हो, गाओ युआन कहाँ पर है। वोंगजा उससे बोलता है, वो मुझसे लड़ती रहती है, शायद वो मुझसे किसी चीज को लेकर गुस्सा है। मैंने उसे यहाँ पर आने के लिए टेक्स्ट कर दिया था, पर उसने अभी तक मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। मो वोंगजा को दिलासा देते हुए कहता है, शायद वो बहुत ज्यादा बिजी होगी, इसलिए उसने अभी तक नहीं देखा होगा, थोड़ा सा वेट कर देखो, वो तुम्हें रिप्लाई जरूर करेगी। पर तभी वहाँ पर एक कार रुकती है, जिसमें से वोंगजा को गाओ युआन की आवाज आती है। और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो किसी और लड़के के साथ थी और वो उसे कहती है, डार्लिंग तुम सच में इन कपड़ों में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। जो देखकर वोंगजा चिल्लाकर गाओ युआन को आवाज देता है और इस तरीके से गाओ युआन ने बहुत बुरी तरीके से वोंगजा का काट दिया था। गाइस, क्या सच में जो लोग गरीब होते हैं उन लोगों की क्या कोई फीलिंग्स नहीं होती? आप लोगों की इस पे क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर वोंगजा चिल्लाकर गाओ युआन से कहता है, आखिर ये लड़का कौन है और तुम इसे डार्लिंग क्यों बोल रही हो। गाओ युआन उस लड़के के पीछे छुपकर वोंगजा से बोलती है, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मेरे पीछे मत आया करो, तुम हर बार मेरे पीछे पड़े रहते हो, पर मैंने तुमसे हर बार कहा है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली। वोंगजा उसे कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर गाओ युआन आगे बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मोरल्स की वजह से मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी, पर दी मिन के कंपैरिजन में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इसके कपड़े भी 10,000 से कम के नहीं होते, पर तुम 200 युआन भी खर्च करने से पहले काफी ज्यादा सोचते हो। फिर दी मिंग वोंगजा को धक्का देते हुए उससे बोलता है, जल्दी से हमारे रास्ते से हट जाओ, तुमने अपने कपड़े देखे हैं जो मुंह उठाकर यहाँ पर चले आए, तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, आज के प्रोडक्ट लॉन्च में वो इतना ज्यादा महंगा प्रोडक्ट होगा जितना तो तुम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। पर वोंगजा सदमे में होता है और गाओ युआन से बोलता है, मैंने तो तुम एक आइडल गर्लफ्रेंड की तरह देखा था जिससे मैं भविष्य में शादी कर सकूं।
पर गाओ यूएन उसे जीप दिखाते हुए बोलती है, सपने देखो, तुम्हें तो किसी कंट्री साइड में जाकर वहाँ एक मोटी सी लड़की को ढूंढना चाहिए और जाकर उससे शादी करनी चाहिए। अब अगर तुम्हें और भी ज्यादा बेइज्जती नहीं करानी तो घर जाओ और वहाँ जाकर सब्जियां उगाओ, क्योंकि इस जन्म में तो मैं तुम्हें देखने वाली नहीं हूँ। ये देखकर मो गुस्से में वोंगजा से बोलता है, तुम्हें इसके लिए उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम एक कंट्री साइड में जाकर किसी मोटी लड़की से शादी कर सकते हो, पर ये जरा सी भी तुम्हें डिजर्व नहीं करती। फिर गाओ युआन और दी मिन वहाँ से जाने लगते हैं और उन दोनों से बोलते हैं, तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में जरा सा भी कुछ नहीं देखा और मुंह उठाकर यहाँ पर आ गए। ये जगह तुम लोगों की औकात से बाहर है, इसलिए जल्दी से अपना मुंह उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। पर इस बात से मो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वोंगजा का हाथ पकड़कर उससे कहता है, चलो मेरे साथ अंदर चलो। फिर सीन शिफ्ट होकर प्रोडक्ट लॉन्च के हॉल का होता है, जहाँ पर वही पीले वाली लेडी सब लोगों का वेलकम कर रही थी। पर तभी वो वहाँ पर दीमिंग को देखकर सोचती है, लगता है अब कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट आना चालू हुए हैं। फिर वो दीमिंग का वेलकम करते हुए कहती है, आपकी ये गर्लफ्रेंड सच में काफी ज्यादा सुंदर है, पर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर यूज करने के बाद ये तो एक गॉडेस बन जाएगी। दीमिंग बोलता है, जरूर, मैंने सुना है कई सारे लोगों ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर दिया था, पर अगर हो सके तो क्या आप मेरे लिए 2 बॉक्सेस रेडी करवा सकती हैं? वो पीले वाली लेडी कहती है, जरूर, अगर आप कह रहे हैं तो मैं ऐसा जरूर करवा दूंगी। फिर वो पीले वाली लेडी उन दोनों को सीट दिखाकर वहाँ पर बैठने का बोलती है, पर तभी मो वोंगजा को लेकर अंदर आ जाता है, जहाँ वो पीले वाली लेडी मो को देखते ही पहचान लेती है और मो भी उसे देखकर सोचता है, ये तो वही कार शोरूम वाली लेडी है। वो पीले वाली लेडी मो को गुस्से में देखते हुए सोचती है, ये तो वही लड़का है जिसकी वजह से मुझे कार शोरूम से निकाल दिया गया था और अब मुझे यहाँ पर जॉब मिली है, जहाँ कई सालों के सेल्स एक्सपीरियंस की वजह से आज मुझे केयर फ्री की सेल्स डायरेक्टर बना दिया गया है और आज मैं से यहाँ पर आकर ये सब खत्म करने नहीं दूंगी। पर तभी वो नोटिस करती है और आगे कहती है, पिछली बार दाओयुन ने उसे वो कार दिलाई थी, पर आज वो यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ऐसा लगता है कि इन लोगों में ब्रेकअप हो गया है। मेरे पास यही अच्छा मौका है इस लड़के से बदला लेने का। इसलिए वो पीले वाली लेडी मुंह पर चिल्लाते हुए बोलती है, क्यों प्यारे से लड़के, क्या जाओयुन ने तुम्हें छोड़ दिया? वोंगजा मो से कहता है, यहाँ से वापस चलो, पर मो उससे कहता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है, अगर हम लोग आज यहाँ पर इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद वापस चले गए तो ये बेइज्जती हमारे साथ जिंदगी भर रहेगी। इसलिए मो उस पीले वाली लेडी से बोलता है, जल्दी से मुझसे माफी मांगो। पर वो पीले वाली लेडी उन दोनों पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोग इतने ज्यादा डिस्गस्टिंग हो कि तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए। आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को बस अमीर लोगों को फंसाना आता है और कुछ नहीं। वोंगजा चिल्लाकर बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मो वोंगजा को चुप कर पीले वाली लेडी से बोलता है, ये तुम्हारा आखिरी चांस है, जल्दी से मुझसे और मेरे दोस्त से माफी मांगो, वरना मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि आज रात तुम्हारे घर में चावल भी नहीं बन पाएंगे। पर साथ ही वो दीमिंग से भी बोलता है, तुम्हें भी माफी मांगनी होगी। दीमिंग बोलता है, इस सब से मेरा क्या लेना देना, और अगर मैं माफी नहीं मांगूंगा तो तुम आखिर क्या करोगे? ये सुनते ही मो अपने ऑरा को बाहर निकालता है, जिसकी प्रेशर की वजह से दीमिंग दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वो पीले वाली लेडी सिक्योरिटी से जल्दी से मो और उसके दोस्त को यहाँ से निकालकर बाहर फेंकने का बोलती है, और ये सब वहीं पर बैठी एक लड़की गौर से देख रही थी। फिर वो पीले वाली लेडी आगे बोलती है, इन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि केयर फ्री की सिक्योरिटी आखिर कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। गार्ड्स मो और वोंगजा की तरफ बढ़ते ही है, पर तभी वो लड़की उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, तो केयर फ्री की सेल डायरेक्टर आखिर इस तरीके से कस्टमर से डील करती है जो तुम्हारे और मेरी तरह नहीं दिखते। मैं उस लड़की को देखकर सोचता है, आखिर ये कौन है? पर साथ ही वो सोचता है, मुमकिन है मैं शायद इतना ज्यादा हैंडसम हूँ इसलिए ये मेरी मदद करना चाहती है, पर ये तो एक ऐसी चीज है जिस पर मुझे खुद भी यकीन नहीं होगा। फिर मो और वोंगजा वहीं पर बैठ जाते हैं और मो उससे कहता है, सेल जल्दी ही शुरू होने वाली है। दीमिंग उन लोगों से बोलता है, तुम लोग सच में यहाँ पर बैठ गए? और गाओ युआन उससे कहती है, तुम लोगों को समय रहते हुए यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जब बहुत ज्यादा देर हो जाएगी और तुम लोग कुछ भी नहीं खरीद पाओगे तो ये तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात होगी। वोंगजा अभी भी मो से कहता है, यहाँ से चलो, मुझे वो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं चाहिए, मुझे उसका असली प्राइस पता है और हम लोगों के पास मिलाकर भी 5 लाख युआन नहीं होंगे। मो उससे कहता है, तुम शांत रहो, मेरे पास एक रास्ता है। फिर थोड़ी ही देर बाद सेल स्टार्ट हो जाती है और स्टेज पर अनाउंसर सब लोगों के सामने केयर फ्री कॉस्मेटिक के प्रेसिडेंट यूई को बुलाता है और गाओ यून ये देखकर सोचती है, केयर फ्री के किसी भी पिछले प्रोडक्ट के अनाउंसमेंट में यूई यहाँ पर नहीं थी, यानी 1 ड्रॉप ऑफ वाटर सच में एक कमाल होने वाला है।
फिर यूं ही माइक पर सब लोगों को यहाँ पर वेलकम करते हुए बोलती है, मैं वन ड्रॉप ऑफ वाटर के लॉन्चिंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। ये केयर फ्री का वन ड्रॉप ऑफ वाटर 0 पॉइंट टॉक्सिसिटी के साथ इंस्टेंट आपकी स्किन को ब्यूटीफाई करता है और साथ ही आपकी स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है। गाओ यून ये सुनकर सोचती है, इंस्टेंट ब्यूटी और प्रोटेक्ट माई स्किन, ये सच में कमाल है। सच में जिसने भी इसे बनाया है वो एक डेटी होगा, यानी भगवान। फिर यूं ही आगे बोलती है, मेरी ये स्पीच यहाँ पर खत्म होती है और मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने वन ड्रॉप ऑफ वाटर के क्रिएटर मिस्टर मो को स्टेज पर वेलकम करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो पीले वाल वाली लेडी सोचती है, सच में क्रिएटर यहाँ पर आ चुका है, इसका मतलब मुझे उसे अच्छे से चिपक कर रहना होगा जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो सकूँ। गाओ युआन ये सुनकर सोचती है, मिस्टर मो, क्या इसका मतलब मो से है? तभी मो खड़ा होकर बोलता है, मैं यहाँ पर हूँ। और सभी लोग मो को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो पीले वालों वाली लेडी सोचती है, ऐसा नहीं हो सकता, ये गरीब स्टूडेंट वन ड्रॉप ऑफ वाटर का क्रिएटर कैसे हो सकता है? जरूर यहाँ पर कोई गलती हुई है। फिर मो स्टेज पर जाता है जहाँ पर यूई और सभी लोग मो का वेलकम करते हैं, जो देखकर उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। और मो माइक लेकर सब लोगों को अपना इंट्रो देता है और बताता है, मेरा नाम मो है और मैं वन ड्रॉप ऑफ वाटर का क्रिएटर हूँ। वोंगजा भी ये देखकर काफी ज्यादा शौक होता है और सोचता है, मो सच में वन ड्रॉप ऑफ वाटर का क्रिएटर है। आखिर ऐसी न जाने कितनी आइडेंटिटीज हैं जो मो ने हम लोगों से छुपा कर रखी हुई हैं। और इस सब से वो पीले वाली लेडी चक्कर खाकर नीचे बैठ जाती है और गाओयान ये देखकर सोचती है, सब कुछ खत्म हो गया। तभी मो उन लोगों से बोलता है, मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैं अपना ये प्रोडक्ट किसी गोल्ड डिगर को नहीं बेचने दूंगा। सभी ये सुनकर आपस में बातें करने लगते हैं और गाओयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, जरूर ये इसी लड़की के बारे में बातें कर रहे हैं। गोल्ड डिगर लड़कियां सच में काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग होती हैं, ये पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर एक लड़का दीमिंग को देखते हुए बोलता है, ये तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का लड़का है, ये तो अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे बदलता है जैसे कोई कपड़े बदलता है। ये सब सुनकर दीमिंग गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम इस लायक नहीं हो कि मुझ पर उंगली उठा सको, ये केयर फ्री तुम्हारे अंडर कंट्रोल में नहीं है। पर यूई मो के पीछे से बोलती है, जो ये बोलते हैं हम लोग भी वही बोलेंगे। ये सुनकर दीमिन काफी ज्यादा शौक हो जाता है और गाओयुन भी ये देखकर बोलती है, प्रेसिडेंट यूई सच में मो का साथ दे रही है, मुझे ऐसा लगता है मुझे मो से माफी मांग लेनी चाहिए। पर मो सिक्योरिटी से बोलकर उन लोगों को यहाँ से बाहर निकालने का बोलता है और गार्ड्स उन लोगों को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। दीमिन उन लोगों से बोलता है, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मेरे फादर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तुम्हें मुझे छूने से पहले इसके अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए। अब जल्दी करो और मेरे ऊपर से हाथ हटाओ। और साथ ही गाओयुन भी ये सोचती है, अगर इन लोगों ने आज मुझे यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दिया तो मैं बाहर जाकर किसी के भी सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगी। पर तभी वो वोंगजा को देखकर सोचती है, मुझे वोंगजा से माफी मांग लेनी चाहिए, वो मुंह को मना लेगा जिससे वो लोग मुझे यहाँ से बाहर नहीं फेंकेंगे। फिर गाओयुन चिल्ला चिल्ला कर वोंगजा से बोलती है, वोंगजा मुझे माफ कर दो, मुझे समझ में आ गया है कि मैं गलत थी, प्लीज मुझसे बोल दो कि ये लोग मुझे छोड़ दे। फिर वो चिल्ला चिल्ला कर वोंगजा को आवाज देती है, पर वोंगजा उसे देखकर अपना मुंह फेर लेता है। गाओयुन उससे भीख मांगती रहती है पर वोंगजा उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। वो पीले वालों वाली लेडी ये देखकर सोचती है, सब कुछ खत्म हो गया, बड़ी मुश्किल से मुझे ये जॉब मिली थी, पर मेरे इस जरूरत से ज्यादा मुंह चलने की वजह से मैंने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। फिर वो उस पीले वालों वाली लेडी से बोलता है, तुम भी अपनी सेल्स जॉब ठीक से नहीं कर रही, ऐसा लगता है कि तुम खराटे रहती हो। मो की इतनी बात सुनते ही यूई उसे भी अपनी जॉब से निकाल देती है। वो पीले वालों वाली लेडी मो के पैर पकड़ते हुए कहती है, प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। पर सिक्योरिटी उसे भी वहाँ से पकड़ कर ले जाती है। जिसके बाद मो यूई से बोलता है, अगर यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर मो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की मो से कहती है, चलो मेरी कार में जाकर बैठ के बातें करते हैं। मो उसकी कार में जाकर बैठ जाता है और साथ ही वो सोचता है, इस लड़की ने मेरी मदद करी थी, तो चलो सुनते हैं आखिर ये मुझसे क्या कहना चाहती है। पर तभी मो कार के अंदर कुछ नोटिस करता है और कहता है, ये कार तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी वो लड़की मो से पूछती है, तो तुम्हारा नाम ही मो है? असल में ये लड़की ही प्रेसिडेंट क्यू है। फिर क्यू का ड्राइवर मुझसे पूछता है, क्या तुम स्ट्रांग हो? मो उन दोनों की बातें सुनकर सोचता है, आखिर इन लोगों को मुझसे क्या चाहिए। फिर मो उससे बोलता है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मैं स्ट्रांग हूँ। ये सुनकर वो ड्राइवर तिरछी निगाहों के साथ मो को देखते हुए कहता है, तुम छोटे हो तो तुम्हें ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। और क्यू मो से बोलती है, ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। बेचारे मो को ये समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। मो अपने मन में सोचता है, क्या ये लोग पागल है? पहले इन लोगों ने ही मुझसे कहा था कि कार में आकर
आकर बैठ जाओ और अब मुझसे कह रहे हैं कि कार से उतर जाओ। इन लोगों के जैसे दिमाग से पैदल आखिर मुझे ही क्यों मिलते हैं। मो कार से उतर कर वहाँ से चला जाता है। मो के वहाँ से जाने के बाद ड्राइवर क्यू से बोलता है, लिटिल वू ने जिसे आपके लिए बॉडीगार्ड हायर किया था, इसे देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये आपकी रक्षा कर सकता है। मिस क्यू, मुझे आपकी रक्षा करने दीजिए, इससे आपके फादर को भी आपकी ज्यादा चिंता नहीं होगी। क्यू अपने ड्राइवर से बोलती है, अंकल फू अब आप बूढ़े हो चुके हैं और साथ ही कभी भी आपको कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कभी कुछ हो गया तो फादर को ये सब समझाने में मुझे काफी ज्यादा मुश्किल होगी। अंकल फू बोलते हैं, भले ही मैं कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो गया हूँ, पर फिर भी एक कॉलेज स्टूडेंट से तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। वो तो कितना ज्यादा पतला था, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसके अंदर जरा सी भी स्ट्रेंथ होगी। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे, तभी वो खिड़की पर आता है। वो उन लोगों से बोलता है, तुम्हारी कार के नीचे ये सामान पड़ा हुआ था, जो बोलकर वो उस सबको अंदर फेंक देता है और कहता है, अगली बार से इन सबको नीचे मत फेंकना, ऐसे खिलौने कार के नीचे काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए फ्यूचर में इनसे अपना ख्याल रखना। क्यू और अंकल फू दोनों ही ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो क्यू की चेस्ट की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। क्यू ये देखकर उससे पूछती है, आखिर तुम क्या करना चाहते हो। तभी वो उसके गले के पास उसका कपड़ा फाड़ता है जिसके अंदर एक लिसनिंग डिवाइस लगा हुआ था। क्यू ये देखकर काफी ज्यादा शौक होती है और कहती है, आखिर मेरे कपड़ों के अंदर एक लिसनिंग डिवाइस क्या कर रहा है। अंकल फू भी ये देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं और कहते हैं, पहले वो बॉम्ब्स, फिर ये डिवाइस, और आखिर इन सब के बारे में मुझे पता क्यों नहीं चला। फिर मो वहाँ से जाने लगता है और क्यू ये सब देखकर सोचती है, अगर मो यहाँ पर नहीं होता तो हम लोग तो अब तक परलोक सुधार चुके होते। फिर क्यू बाहर आकर मो को रोकती है। मो उससे पूछता है कि अभी भी तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, पर क्यू मो से माफी मांगते हुए उससे बोलती है कि मेरा नाम ही क्यू है, जिसकी बॉडीगार्ड के लिए तुम्हें हायर किया गया था। मैं बस ये चेक करना चाहती थी कि आखिर तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, और अब मुझे इसके बारे में पता चल चुका है, इसलिए क्या तुम आगे भी मेरी रक्षा कर सकते हो। मो क्यू को देखकर सोचता है, तो ये ही प्रेसिडेंट क्यू है। फिर मो उससे कुछ आगे कहने की कोशिश करता है, अगर तुम इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं 3 बार तुम्हारे स्कूल आकर सब लोगों के सामने तुमसे इस चीज की रिक्वेस्ट करूंगी। मो ये सुनकर बुरी सी शक्ल बना लेता है और अपने मन में सोचता है, अगर ये ऐसा करेगी तो इस सबसे मुझे ही दिक्कत आएगी, इसलिए मो इस जॉब के लिए एग्री हो जाता है। तो क्यू मो का शुक्रिया करती है और उसे आगे बताती है, आज से 2 दिन बाद तुम्हारे फर्स्ट मिशन के लिए तुम्हें लॉन्गशिंग सिटी की एयरपोर्ट पर जाना होगा। अब सीन 2 दिन बाद एयरपोर्ट का होता है, जहाँ ब्रदर जैन मो से बोलता है, ये मिशन आपके अंडर कंट्रोल में है। फिर वहाँ पर हेलीकॉप्टर आता है और जैन अपने साथियों को बताता है, प्रेसिडेंट क्यू यहाँ पर आ चुकी है, और सामने क्यू के साथ उसका ड्राइवर और उसका कजन ब्रदर क्यू चैन होता है। जहाँ मो को छोड़कर सभी लोग उन लोगों के सामने झुककर उन लोगों का वेलकम करते हैं। फिर क्यू मो के पास आकर उसे बताती है, इस बिजनेस मीटिंग के लिए यहाँ पर आते हुए मैंने सुना था कि दूसरी पार्टी के लोगों ने कई सारे असैसिन को हायर किया हुआ है, इसलिए मेरी पूरी सेफ्टी अब तुम्हारे हाथों में है। मो उससे कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर वहीं पीछे खड़ा हुआ क्विंचू मो को देखकर सोचता है, क्या मेरी छोटी बहन को ये कॉलेज स्टूडेंट ही मिला था अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है, ये पागल और बदबूदा लड़की हमेशा मेरे अचीवमेंट्स में मजाक उड़ाती रहती है, पर आज मैं अपर हैंड हूँ, इसलिए मैं इसका मजाक उड़ा सकता हूँ। फिर क्विंचू बोलता है, इस हंक को देखो। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और जैन अपने मन में सोचता है, ये तो नेवी एक्स कमांडर और दुनिया के टॉप बॉडीगार्ड स्टीव जैक्सन है। और जैन के साथ ही ये देखकर सोचते हैं, ये तो कमाल है, इन्हें अपने प्रोटेक्शन के लिए स्टीव को यहाँ पर बुला लिया। फिर स्टीव मो के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और मो से बोलता है, बच्चे, भले ही इन लोगों ने तुम्हें पहले बुला लिया, पर अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। मो स्टीव से बोलता है, क्या तुम सभी चाइना के लोगों के सामने इस तरीके से ही अकड़ कर बात करते हो। स्टीव बोलता है, इन शब्दों में क्या रखा है, अगर कोई तुम्हारे सामने आ गया और तुम्हारे सिर पर गन पॉइंट कर दी तो क्या तुम अपनी जान पर खेल कर लोगों की जान बचाओगे। नहीं, पर मैं ऐसा करूंगा। क्विंचू ये देखकर कहता है, भले इस लड़के को इंग्लिश आती है तो क्या हुआ, एक कॉलेज स्टूडेंट और वर्ल्ड टॉप बॉडीगार्ड के बीच में क्या कंपैरिजन। फिर वो स्टीव के सामने से जाने लगता है तो स्टीव बोलता है, लगता है ये लड़का डर गया। पर वो स्टीव को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए क्यू को कार में बैठने का बोलता है। तो क्विंचू क्यू से बोलता है, तुम्हारे बॉडीगार्ड से बोलो कि वो कार चलाए, अगर यहाँ पर कोई भी खतरा आएगा तो स्टीव उसे देख लेगा। क्यू मो से पूछती है, क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है। मो उससे कहता है, क्यों नहीं। फिर मो कार चलाने लगता है और रास्ते में क्विंचू स्टीव की तारीफों की पुल बांधने लगता है, जहाँ क्विंचू स्टीव की तारीफों की पुल बांधते हुए कहता है, इससे पहले स्टीव प्राइम मिनिस्टर के प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ था। स्टीव बोलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, मेरे लिए तो ये एक वेकेशन से ज्यादा कुछ भी नहीं था। अगर तुम कोई बड़ी बात जानना चाहते हो तो अभी 2 महीने पहले मैं बैटलफील्ड में था, जहाँ पर नॉन स्टॉप लगातार वॉर चल रही थी। सच में वो मेरे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक मिशन था। क्विंचू बोलता है, तुम उस जॉब के लायक थे, अगर तुम्हारे अलावा कोई और इंसान होता तो वो वहाँ पर जाने की हिम्मत ही नहीं करता। फिर क्विंचू आगे कहता है, स्पेशल फोर्सेस से निकलने वाले लोग अलग अलग तरीके के बॉडीगार्ड्स बन सकते हैं, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा हिम्मत
वाले होते हैं और स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड होते हैं। फिर वो क्यू से बोलता है, सिस्टर अगर अगली बार तुम्हें किसी को बॉडीगार्ड के लिए हायर करना हो तो पहले मुझे बताना, ऐसे जल्दबाजी में किसी को भी उठाकर मत लाया करो। फिर स्टीव बोलता है, चाइनीज बॉडीगार्ड ज्यादा अच्छे नहीं होते, जैसे ही कुछ भी जरा सी दिक्कत आती है तो वो लोग बड़े आसानी से पिट जाते हैं। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी कार के ऊपर से कुछ शेडोज निकल कर जाती है। वो उनसे बचने के लिए कार को साइड में करता है जिससे कार थोड़ी सी स्लिप हो जाती है। स्टीवन ये देखकर समझ जाता है क्या यहाँ पर कोई खतरा है और क्यू भी उससे पूछती है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। पर क्विन चूमो से शिकायत करते हुए कहता है, क्या तुम इतने ज्यादा घटिया ड्राइवर हो, तुम्हें जरा सा भी समझ में नहीं आता। पर मो उससे कहता है वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तभी जंगल में से कई सारे एसेसिन्स निकल कर आ जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं क्यू फैमिली का अंतिम दिन आज यहाँ पर आ चुका है। हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एसेसिन्स बाहर आ जाते हैं जिन्हें देखकर मो गाड़ी साइड में लगाता है और उन लोगों को बताता है कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब क्यू हान उन लोगों को देखकर मो से कहती है, इन लोगों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इन लोगों से बड़े आसानी से निपटा जा सकता है। और क्विंचू भी ये देखकर कहता है, आखिर यहाँ पर इतने सारे एसेसिन्स कैसे हो सकते हैं। तभी एक एसेसिन पास आकर उसकी खिड़की पर हाथ रखता है जिससे क्विंचू काफी ज्यादा डर जाता है और स्टीवन से कहता है, प्लीज जल्दी बाहर जाओ और इन सबको मार डालो। स्टीव अपने ही एटीट्यूड के साथ बड़े आराम से कार से बाहर आता है और कहता है, ये लोग तो बस कुछ कमीने हैं जिन लोगों को चाइनीज एक्रोबिक आता है। पर तभी एक स्टार स्टीव के कान को भेदते हुए जाता है जिसे देखकर वो ये समझ जाता है कि ये कुंफू मास्टर्स है। इसलिए स्टीवन जल्दी से अपनी गन निकाल कर उन लोगों पर पॉइंट कर कर कहता है, जल्दी से मुझसे दूर हो जाओ वरना मैं तो लोगों को गोली से उड़ा दूंगा। पर तभी एक स्टार उसके माथे पर आकर लगता है और दूसरा उसके गले पर, जिससे स्टीव तुरंत ही वहीं पर मर जाता है। क्विंचू ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है, मैंने अपने लिए वर्ल्ड टॉप बेस्ट बॉडीगार्ड को रखा था पर वो आखिर इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है। फिर वो असेसिन्स आगे आकर क्विंचू को पकड़ लेते हैं और वो चिल्ला चिल्ला कर क्यू हान से बोलता है, प्लीज मुझे बचा लो। पर मो तो बड़े ही आराम से अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। क्यू हान उससे पूछती है, आखिर तुम क्या कर रहे हो। मो उसे अपना फोन दिखाते हुए कहता है, मैं अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। और वहीं पर खिड़की पर हमें क्विंचू को दिखाते हैं जिसे वो असेसिन अपने साथ लेकर वहाँ से जा रहे थे और क्विंचू हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। पर तभी एक असेसिन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उसे अपना मुंह बंद रखने का बोलता है। फिर वो लोग आगे आकर क्यू हान को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो बड़े ही आराम से उन लोगों से कहता है, इसे मत छुओ। पर ये देखकर एक असेसिन को गुस्सा आ जाता है और वो मुंह पर एक स्टार फेंकते हुए कहता है, गंदे सी हेयरकट वाले लड़के, मुझे इग्नोर करना बंद करो। पर वो उस स्टार को अपनी एक उंगली से डिफ्लेक्ट कर देता है और उन लोगों से कहता है, मैंने कहा ना कि इसे टच मत करो, इसके अलावा तुम जो चाहे वो कर सकते हो। और वो स्टार उसी असेसिन के कंधे पर जाकर लगता है जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, हमें इस लड़के से पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर एक दूसरा असेसिन कहता है, वहाँ देखो, लगता है हमें इसे लेकर ही यहाँ से निकलना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर फंस गए तो इसे भी यहाँ से ले जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्विंचू अभी भी चिल्ला चिल्ला कर उन लोगों को आवाज देता है, प्लीज मुझे बचा लो। मो अभी मैं बहुत ज्यादा छोटा हूँ, मैं इतने जल्दी नहीं मरना चाहता। पर मो तो अभी भी बड़े आराम से अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। ये देखकर क्यू हान उससे पूछती है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें बाहर जाकर क्विंचू को बचाना चाहिए। पर मो उससे कहता है, मेरा काम तुम्हें प्रोटेक्ट करना है और कुछ नहीं। क्यू हान कहती है, भले ही वो कैसा ही क्यों ना हो पर हम दोनों खून से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर जाकर उसे बचा लो, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मो उससे बोलता है, ठीक है, क्योंकि तुम मेरी बॉस हो इसलिए जैसा तुम कहोगी वैसा मुझे करना होगा। फिर हमें जंगल में उन्हीं असेसिन्स को दिखाते हैं जो क्विंचू को लेकर वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे। पर क्विंचू अभी भी चिल्ला चिल्ला कर उन लोगों से कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। फिर वहाँ पर मो आ जाता है और उन लोगों से कहता है, इसे जाने दो। क्विंचू भी मो को देखकर रोना चालू कर देता है और मो से कहता है, प्लीज मुझे जल्दी से इन लोगों से बचा लो। पर वो असेसिन्स मो से कहते हैं, तुम्हारी वजह से हमने क्यू हान को जाने दिया, अब हम लोगों से इसे भी छोड़ने का मत कहना। पर मो अपने ऑरा को बाहर निकालते हुए कहता है, मैंने कहा ना इसे छोड़ दो। ये देखकर वो असेसिन्स भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर कोई भी बकवास नहीं होगी। और एक दूसरा असेसिन कहता है, हम लोग यहाँ पर कई सारे हैं, हम लोग भी देखते हैं तुम हम लोगों में से कितनों को हरा पाते हो। जो बोलकर वो सभी कई सारे स्टार्स मो के ऊपर फेंक देते हैं। पर मो उन लोगों से कहता है, जो लोग किसी की नहीं सुनते असल में वो ही सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं। जो बोलते हुए मो अपने स्पिरिट सोर्ड को निकालता है और उन सभी स्टार्स से बड़े आसानी से बच जाता है और फिर अपने अगले स्ट्राइक से उन सभी असेसिन्स को भी हरा देता है। फिर एक असेसिन खड़ा होकर ये देखता है कि
उसके सारे साथी हार चुके हैं और वो मो के पास वो तलवार भी देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और मो से कहता है आखिर ये आइस ड्रैगन सोर्ड इसके पास क्या कर रही है, ये तो जियान हुआंग की थी, क्या ये उसका कोई रिलेटिव है? जो बोलकर वो वहाँ से पीछे जाने लगता है और मो से कहता है प्लीज हम लोगों को छोड़ दो। मो ये देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है ये पहली बार है कि किसी ने ये तलवार पहचानी है, शायद ये ग्रैंडपा लॉन्ग को जानता है। इसलिए मो अपनी तलवार को अंदर रख लेता है और उन लोगों से कहता है अभी के लिए मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने दे रहा हूँ, क्योंकि कल को अगर मुझे कोई काम पड़ा तो तुम लोग मेरे काम आ सकते हो। वो लोग मो का शुक्रिया करते हैं और वहाँ से पीछे हटते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। फिर क्वीन चू मो का शुक्रिया करते हुए कहता है अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो मैं तो अब तक मारा जा चुका होता। पर मो उसे अपनी बकवास बंद करने का बोलकर कार के अंदर बैठने का कहता है। फिर नेक्स्ट सीन एक बड़ी सी कंपनी के बाहर का होता है, जहाँ उस कंपनी के मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर गुआंग काई क्यू हान का वेलकम करते हैं और वो उन लोगों को अंदर ले जाते हुए बताते हैं कि क्यू हान असल में यह लॉन्गशिंग सिटी में अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बिजनेस को बढ़ाने के लिए आई है। जहाँ गुआंग काई जैन उसके साथी और मो को देखकर क्यू हान से पूछता है कि आपको हमारे लॉन्गशिंग सिटी पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, आप ग्रेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर हैं, अगर आप चाहे तो आपके बॉडीगार्ड्स को आप यहाँ से बाहर भी रख सकती हैं। पर क्यू हान अपने मन में सोचती है यहाँ बाहर कई सारे एसएसएस घूम रहे हैं, इसलिए मैं मो को अपने साइड से कहीं पे भी जाने नहीं दे सकती। फिर वो गुआंग काई के साइड में से निकलकर उससे कहती है जो लोग ज्यादा सावधान रहते हैं असल में वही सबसे ज्यादा लंबा जीते हैं। ये देखकर गुआंग काई खिड़की पर किसी को इशारा करते हुए कहता है प्रेसिडेंट क्यू हान आप तो सच में काफी ज्यादा सावधान लड़की है। मो गुआंग काई को देख लेता है और खिड़की के बाहर देखते हुए सोचता है आखिर ये बाहर किसको इशारा कर रहा है, और मो वहाँ पर उसको देख लेता है और गुस्से में कहता है गुआंग काई तो तुम आखिर ये करना चाहते हो। फिर मो क्यू हान के पास आकर उसके कान में उसे कुछ बात बताता है और कहता है मैंने कुछ बाहर देखा है इसलिए मैं उसे चेक कर तुरंत आता हूँ, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। और फिर वहाँ से जाते हुए गुआंग काई के कंधे पर हाथ रखकर उसे कहता है तुम जो भी करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें गुड लक। और क्यू हान भी ये देखकर सोचती है ये मीटिंग इतनी भी ज्यादा आसान नहीं होने वाली। फिर क्यू हान और गुआंग काई वहाँ से चले जाते हैं और मो जैन को कॉल कर उससे कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। जैन उसके पास भागते हुए आता है और मो से पूछता है बताओ आखिर तुम्हें क्या काम है। मो उसे अपने साथ बिल्डिंग के रूफ पर चलने का बोलता है और साथ ही मो उससे पूछता है क्या तुम अपने साथ तुम्हारी गन लेकर आए हो। जैन कहता है कि रूफ टॉप पर कुछ खतरा है। मो उसे बताता है कि तुम जैसे ही वहाँ पर पहुँचोगे तो समझ जाओगे। फिर नेक्स्ट सीन रूफ टॉप का होता है, जहाँ पर मो जैन को अपनी गन निकालने का कहता है, पर जैन वहाँ पर देखकर कहता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मो जैन से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि तुम एक एक्सीलेंट बॉडीगार्ड क्यों नहीं हो। जैन उससे कहता है नहीं मुझे इसके बारे में नहीं पता। मो उसे बताता है कि मीटिंग 8th फ्लोर पर होने वाली है और सामने वाली बिल्डिंग के रूफटॉप पर एक स्नाइपर छुपकर बैठा हुआ है। अगर हम दोनों बिल्डिंगों की डिस्टेंस और स्ट्रेंथ को देखें तो उस स्नाइपर क्लिक बेस्ट स्पॉट 30 से 35 डिग्री साउथ वेस्ट में होगा। जैन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर खड़े खड़े उस स्नाइपर की लोकेशन के बारे में भी पता लगा सकते हो। फिर मो जैन का हाथ पकड़कर उसे शूट करवा देता है, जो देखकर जैन भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्यू हान गुआंग काई से पूछती है आखिर आपके इस बात से क्या मतलब है कि आप हम लोगों को लॉन्गशिंग सिटी छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। गुआंग काई क्यू हान की तरफ एक कॉन्ट्रैक्ट फेंकते हुए कहता है तुम यहाँ पर आ गई हो तो जल्दी से इस पर साइन कर दो। असल में इस कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा हुआ था कि क्यून फैमिली कभी भी लॉन्गशिंग सिटी में कोई भी बिजनेस नहीं कर सकती। ये देखकर क्यू हान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और टेबल पर हाथ पटकते हुए कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता। गुआंग काई उससे बोलता है तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, असल में मैंने सामने वाली बिल्डिंग के रूफटॉप पर एक स्नाइपर को तुम्हारे लिए तैनात करके रखा हुआ है। ये सुनकर प्रेसिडेंट गुआंग काई पर चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो, आखिर तुम ऐसा कुछ भी कैसे कर सकते हो। गुआंग काई बड़े आराम से मुस्कुराते हुए कहता है अगर क्यू हान इस पर साइन कर देती है तो मैं उसे यहाँ से भिजा दूंगा। क्वीन चू डर के मारे टेबल के नीचे छुप जाता है और क्यू हान से बोलता है बहन जल्दी से साइन कर दो वरना ये हम दोनों को मार डालेगा। पर क्यू हान वहीं पर खड़ी खड़ी सोचती है ये क्यू फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है, पर मैं इसे इस तरीके से हमारा फ्यूचर खराब करने नहीं दे सकती। इसलिए क्यू हान उससे बोलती है भले तुम आज मुझे मारी क्यों न डालो पर मैं इस पे साइन कभी नहीं करूंगी। ये सुनते गुआंग काई चिल्लाकर उससे कहता है ठीक है तो भाड़ में जाओ, जो बोलकर वो सिग्नल करता है और क्यू हान अपनी आंखें बंद कर सोचती है अगर मो यहाँ पर होता तो शायद ऐसा कुछ भी कभी यहाँ पर नहीं हो पाता। पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, सभी लोग इससे बहुत ज्यादा डरे हुए थे पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। गुआंग काई चिल्ला चिल्ला कर सिग्नल देता है और कहता है जल्दी से यहाँ पर शूट करो। गधे क्या तुम्हें सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा, क्या तुम पूरी तरह से अंधे हो चुके हो। पर तभी रूम का गेट खुलता है और
और मो उससे कहता है चिल्लाना बंद करो, तुम जिसे ढूंढ रहे हो क्या वो शायद ये है। जो बोलकर वो स्नाइपर की डेड बॉडी को टेल पर जाकर पटक देता है और गुआंगकाई से कहता है क्या तुम इसी को ढूंढ रहे थे। गुआंगकाई ये देखकर उसकी हवा निकल जाती है और कहता है शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर वो उस स्नाइपर की बड़ी सी गन लेकर गुआंगकाई के मुंह में डाल देता है और उससे कहता है अब बताओ यहाँ पर अंधा कौन है। पर वो गन देखकर गुआंगकाई की फटकर चार हो जाती है। फिर वो एक रट्टू तोते की तरह उन लोगों को ये बताता है माओ फैमिली ने ही मुझसे ये सब करवाया था, इस सब के पीछे माओ फैमिली है। क्वीन माओ फैमिली का नाम सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। फिर सीन रात की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर क्यूहान आज के लिए मो का शुक्रिया करती है। मो उससे कहता है इस सब की जरूरत नहीं है, ये सब तो मेरी ड्यूटी थी। पर क्यूहान अपने मन में सोचती है आज मो की वजह से माओ फैमिली कामयाब नहीं हो पाई। असल में कुछ सालों से माओ फैमिली लॉन्गशिक सिटी के 80% मार्केट पर कब्जा कर बैठी हुई है, जहाँ केवल वो अपना ही राज चलाती है और अपना ही प्राइस रखती है। इसकी वजह से लॉन्गशिक सिटी के बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान है और हमारी क्यू फैमिली उसकी हमेशा से राइवल रही है, इसलिए वो मुझे उसके रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। फिर वो क्यूहान से कहता है यहाँ पर अब सब कुछ खत्म हो गया है तो क्या मैं डॉर्मेट्री वापस जा सकता हूँ। पर क्यूहान उससे कहती है नहीं, तुम चाहो तो मेरे साथ यहाँ पर सो सकते हो। अगर रात में माओ फैमिली ने फिर से कुछ हरकत करने की कोशिश की तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। और फिर मो क्यूहान से पूछता है आखिर मैं यहाँ पर कहाँ सोऊंगा। क्यूहान शर्माते हुए मो से बोलती है तो मेरे साथ मेरे ही रूम में सोओगे। मो भी ये सुनकर शर्माने लगता है और सोचता है लगता है ये मुझसे वो सब करवाना चाहती है, आखिर इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। पर तभी क्यूहान मो को काउच दिखाते हुए कहती है तुम यहाँ पर सो सकते हो। मो भी ये देखकर सोचता है अरे यार मैं भी ना जाने क्या क्या सोचता रहता हूँ। फिर क्यूहान मो से कहती है तुम यहाँ पर बैठकर आराम करो, मैं नहाने जा रही हूँ। जो बोलकर क्यूहान मो के सामने ही अपनी ड्रेस उतारते हुए बाथरूम के अंदर चली जाती है और मो का ये सब देखकर चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है, बिल्कुल बंदर के बम की तरह। मो बाहर से ही क्यूहान को नहाते हुए देखकर सोचता है ग्रैंडमा लाओ ने मुझसे कहा था कि मुझे लव पिल्स बनानी चाहिए जिनकी मदद से मैं अपने साथ एक सुंदर सी लड़की को साथ लेके जा सकूं। और क्यूहान इस सब के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। पर फिर अगले ही पल मो कहता है मुझे ऐसी बकवास बातें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। तभी क्यूहान नहाकर बाहर आ जाती है और मो से कहती है क्या तुम सोने के लिए तैयार हो। पर मो की उसकी बॉडी को देखकर और उसकी ऐसी बातें सुनकर नाक से खून बहने लगता है। असल में चाइनीज लोगों में नोज ब्लीडिंग का मतलब उन लोगों ने किसी खूबसूरत सी लड़की को देख लिया या ये कह सकते हो उसका कोई पार्ट देख लिया। तभी क्यूहान का आगे बढ़ते हुए उसका पैर फिसल जाता है तो मो क्यूहान को बचाने के लिए उसके नीचे आ जाता है और मो क्यूहान से पूछता है तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। पर मो गलती से क्यूहान के ब्रेस्ट पर हाथ रख देता है जिसे वो दबा भी देता है, जिसके बाद उसके जो हाल होता है वो तो आप भी देख ही सकते हो। पर मो उसे समझाते हुए कहता है मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। फिर क्यूहान सोते हुए मो से बोलती है तुम्हें कुछ दिन और मेरे साथ रहना होगा और मुझे डायू बर्फ तक ले जाना होगा जहाँ तुम्हारा ये मिशन खत्म हो जाएगा। मो उससे कहता है ठीक है, पर साथ ही मो अपने मन में सोचता है डायू बर्फ ये नाम तो मैंने कहीं सुना हुआ है। फिर सीन माओ फैमिली का होता है जहाँ पर माओ वी नाम का आदमी अपने हाथ में शराब का जाम पकड़कर बोलता है क्यूहान चाहे तुम कितने ही बॉडीगार्ड्स को हायर क्यों ना कर लो पर वो लोग भी तुम्हें चाह कर भी नहीं बचा सकते, आज तुम्हारा मरना पक्का है, अब तक तो तुम मर भी चुकी होगी। पर तभी गुआंगकाई भागा भागा वहाँ पर आता है और माओ वी को बताता है कि उसके असैसिनेशन फेल हो चुकी है। माओ वी ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और गुआंगकाई से पूछता है आखिर वहाँ पर क्या हुआ। फिर गुआंगकाई उसे सारी स्टोरी बताता है। ये सुनकर माओ वी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है मो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी माओ फैमिली से पंगा लिया है, लगता है तुम अब ज्यादा नहीं जीना चाहते। माओ भी ये चिल्ला ही रहा था तभी गेट खुलता है और एक मिस्टीरियस इंसान अंदर आता है। माओ भी उसे देखकर कहता है सर आखिर आप यहाँ पर क्यों आ गए। वो आदमी माओ भी को वार्न करते हुए कहता है तुम्हें उस मुंह से बचकर रहना होगा, उस लड़के के पास एक ऐसी तलवार है जिससे एक बार टियानहान माउंटेन को बीच में से काट दिया गया था। वो लड़का इतना ज्यादा ताकतवर इंसान है तुम लोग पूरी मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते, इसलिए जितना हो सके मो को गुस्सा मत दिलाना और उससे दूर रहने की कोशिश करना। जो बोलकर वो मिस्टीरियस इंसान वहाँ से जाने लगता है। पर तभी एक स्टार गुआंगकाई के चेहरे पर फेंक कर मारता है और कहता है यहाँ पर किसी भी काम चोर की कोई भी जरूरत नहीं है, जो हमारे काम नहीं आएगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। जो बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और माओ भी आवाज देकर किसी को बुलाता है और कहता है इस लाश को यहाँ से बाहर फेंको और फ्लोर को जल्दी से साफ करो। पर साथ ही वो मो की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है तुम आखिर किसे डराना चाहते हो, मैं किसी छोटे से बॉडीगार्ड से
नहीं डरता। मैं उसे ये बता दूंगा कि अगर उसने किससे पंगा लिया है। मो याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यूआन अपनी कार में बैठकर वहाँ से जा रही थी और वो मो से बोलती है मैं यहाँ से जाकर इस सब के बारे में अपने फादर को रिपोर्ट करूंगी। मो से बोलता है ठीक है, अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं तुरंत ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर क्यूआन वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद मो के पास उसी लाल बाल वाले लड़के का फोन आता है। इस लड़के का नाम लुओ है। मो लुओ से पूछता है आखिर क्या बात है। लुओ हैरानी के साथ मो को बताता है थोड़ी ही देर पहले मार्शल आर्ट सेक्ट से तुम्हारे लिए एक लेटर आया है। मो मार्शल आर्ट सेक्ट का सुनकर सोचता है मार्शल आर्ट सेक्ट, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये नाम मैंने कहीं सुना हुआ है। फिर मो उससे कहता है क्या तुम मेरे लिए वो लेटर पढ़ सकते हो। लुओ उसे पढ़कर बताता है कि आज से 3 दिन बाद डुओ बर्फ में तुम्हारी और मेरी फाइट होगी। मो ये सुनकर समझ जाता है कि ये लेटर आइस ड्रैगन सोर्ड के लिए लाई ने लिखा हुआ है। मो कहता है लगता है ली को आइस ड्रैगन सोर्ड इतनी ज्यादा चाहिए कि अब तो उसे खुजली मचने लगी है, मुझे जल्दी से जाकर उसकी खुजली मिटानी होगी। फिर सीन एक माउंटेन के ऊपर का होता है जहाँ पर मो उसके ऊपर जा रहा था, जहाँ जाकर मो ऊपर कल्टीवेट करने वाला था। मो ऊपर जाते हुए सोचता है ये फाइट मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है और मुझे इसे जीतना जरूरी है, इसलिए इस समय में जितना ज्यादा हो सके मुझे ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। फिर मो ऊपर जाकर एक चट्टान पर बैठता है। वहीं एक लड़का मो से आकर पूछता है क्या आप यहाँ पर रुकने वाले हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ी देर यहाँ पर रुका हुआ हूँ। मो से कहता है कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर समझो। फिर मो वहाँ पर बैठकर अपनी आइस ड्रैगन सोर्ड के साथ कल्टीवेट करने लगता है, जहाँ थोड़ी ही देर के बाद मो अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है और सोचता है अब मैं अपने इस ब्रेक थ्रू के बाद फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज पर पहुँच चुका हूँ। ग्रैंडपा लॉन्ग ने जो मुझे आइस रिवर सोर्ड टेक्निक के बारे में बताया था, जिसकी मदद से अब ये तलवार मेरी सोल से जाकर फ्यूज हो गई है। मो बैठा ये सब अपने आप से बातें कर रहा था, तभी वो लड़का अपने पास से एक नाइफ निकाल कर कहता है मैं इसी मूवमेंट का इंतजार कर रहा था, अब मो कुछ भी हो जाए तुम जाकर मास्टर लाई को कैसे भी कर नहीं हरा पाओगे। जो बोलकर वो मो पर हमला कर देता है, पर मो उसे अपने एक ही पंच से मार डालता है। पर इस बीच उसका राइट हैंड उस नाइफ से घायल हो जाता है। मो अपना हाथ पकड़कर सोचता है लगता है ये आदमी लाई नहीं भेजा था, पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये उसके सेक्ट का सबसे ज्यादा स्किल्ड पर्सन था। फिर सीन अब 2 दिन बाद दायु बर्फ का होता है, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ इस फाइट को देखने आई हुई थी। वहाँ सभी इसी फाइट के बारे में बातें कर रहे थे, जहाँ एक लड़का कहता है मैंने सुना है कि वो चैलेंजर लॉन्गशिंग सिटी का ही है। फिर एक लड़की कहती है मैंने तो सुना है कि वो बस एक छोटा सा स्टूडेंट है। और वहीं क्यूआन और उसका एक दोस्त भी होता है, जहाँ क्यूआन उससे कहता है मैं बस यहाँ पर ये देखने आया हूँ कि आखिर उस लड़के ने सोर्ड मास्टर लाई को ये चैलेंज क्यों दिया और वो आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर तभी उसे वहाँ पर जाओयुन दिख जाती है और वो जाओयुन पर चांस मारते हुए कहता है जाओयुन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जाओयुन उसे बताती है मेरी माँ को यहाँ पर इन्वाइट किया गया था, इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गई। क्यूआन ये देखकर सोचता है अच्छा है तुम आज यहाँ पर आ गई हो। इस लेवल की कॉम्बैट फाइट देखकर तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि मो कोई खास इंसान नहीं है। फिर वहाँ पर एल्डर जाओ की गाड़ी आती है, जिसे देखकर सभी लोग एल्डर जाओ के बारे में बातें करने लगते हैं कि एल्डर जाओ तो पहले बहुत ज्यादा बीमार थे, पर ना जाने वो अब एकदम से कैसे ठीक हो गए हैं। एल्डर जाओ के कार से उतरते ही वहाँ पर कई सारे लोग उनका वेलकम करते हैं और उनको अपने साथ बैठने का कहते हैं, पर एल्डर जाओ उनसे कहते हैं मैं तो बस यहाँ पर आप लोगों के साथ इस फाइट को देखने के लिए थोड़ा सा मजा करने आ गया। फिर वहाँ पर कई सारी लग्जूरियस कार्स आती हैं, जिसमें से क्यूआन निकलती है। सभी लोग उसका भी बहुत सारा वेलकम करते हैं और ऊपर से देख रहा सब कुछ लाई हेडमास्टर दाओकी से पूछता है क्या सब कुछ तैयार है। दाओकी उसे बताता है कि हाँ उसका एक हाथ घायल हो चुका है, इसलिए मुझे भी उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाई उसका इस सब के लिए शुक्रिया करता है और कहता है मो का राइट हैंड घायल हो जाने की वजह से अब वो उस तलवार को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर क्यूआन चिल्ला कर नीचे से बोलता है आप एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट है, सोर्ड मास्टर लाई, आप इस फेम को डिजर्व करते हैं। और वहीं उसका दोस्त उससे कहता है वो कॉलेज स्टूडेंट अभी तक यहाँ पर नहीं आया, मुझे तो ऐसा लगता है उसने आधे रास्ते में ही अपने पेट में सूसू कर ली होगी, इसलिए वो वहीं से अपने घर भाग गया होगा। फिर वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो आपस में कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है वो यहाँ पर आ भी गया तो किसी कोने में जाकर छुप गया होगा, क्योंकि लाई के सामने उसकी कोई भी औकात नहीं है। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं। फिर लाई उन लोगों से बोलता है जिसने मुझे इस फाइट का चैलेंज दिया था वो लगता है मुझसे डर कर अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। वो सभी भीड़ लाई का साथ देते हुए उसको चीयर करने लगती है, पर वहीं एक आवाज आती है किसने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं आने वाला, तुम लोगों को इतनी ज्यादा जल्दी किस चीज की है। सभी ये सुनकर साइड में देखने लगते हैं, जहाँ पर मो एक छोटी सी नाव चलाते हुए वहाँ पर आया हुआ था एकदम यूनिक स्टाइल में। क्यू यांग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर मो यहाँ पर क्या कर रहा है। एल्डर जोंग भी मो को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर मो वहीं से अपनी छोटी नाव पर जंप करता है और सीधे लाई के पास पहुँच जाता है। लाई मो से बोलता
बोलता है, मैंने सुना है कि तुम्हारा एक हाथ घायल हो चुका है, पर जो भी हो वैसे भी तुम हारने ही वाले थे, पर अब बाद में ये मत बोलना कि तुम्हारे हाथ घायल होने का मैंने फायदा उठा लिया। मो उससे कहता है, तुम्हें हराने के लिए मेरा एक हाथ ही काफी है। वल्ला ये सुनकर दहाके मारते हुए हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारा सीधा हाथ घायल हो चुका है, तुम किस हाथ से तलवार पकड़ोगे? इस सब के बाद भी तुम ऐसे अकड़ रहे हो, अब जल्दी करो और एक अच्छे बच्चे की तरह वो आइस ड्रैगन स्वॉर्ड मेरे हवाले कर दो। पर मो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उससे कहता है, तुमसे आखिर ऐसा किसने कह दिया कि मैं तलवार नहीं पकड़ सकता? फिर मो अपने पास एक वुडन स्वॉर्ड निकालकर अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लेता है। लाई भी ये देखकर हैरान होता है और उसके डिसाइपल्स भी कहते हैं, क्या ये सच में स्वॉर्ड मास्टर लाई को बस एक वुडन स्वॉर्ड के साथ चैलेंज करना चाहता है? क्या यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? इसने ये तलवार अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ी है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से जीत सकता है। दाओकी भी ये देखकर कहता है, ये तो बस एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। और रिंग में लाई हंसते हुए मुंह से बोलता है, तुम तो अपनी वो आइस ड्रैगन स्वॉर्ड भी नहीं पकड़ सकते, तो फिर आखिर मुझे हराने के बारे में तुम कैसे सोच सकते हो? फिर लाई मुंह पर जंप करते हुए उस पर हमला करने के लिए आगे आता है, पर जैसे ही वो मुंह पर अटैक करता है, पर मुंह उसे अपनी वुडन स्वॉर्ड से ही आराम से रोक लेता है। लाई भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है, मैं इसकी ये लकड़ी की तलवार बीच में से क्यों नहीं काट पा रहा? उसके डिसाइपल्स भी देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या मुंह के दोनों हाथ इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो मास्टर लाई को आराम से ब्लॉक कर सकते हैं? फिर दूसरा डिसाइपल बोलता है, ये देखकर ऐसा लगता है कि मास्टर लाई को हम जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहे थे, असल में वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और फिर दाओकी भी ये देखकर कहता है, इस लड़के को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसे इतने आसानी से निपटा जा सकता है। और रिंग में लाई इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और मुंह पर अपने सिग्नेचर मूव 10,000 क्लैप ऑफ थंडर्स का इस्तेमाल करता है, पर मो इसे भी बड़े आसानी से अपनी वुडन स्वॉर्ड पर अपनी एनर्जी को कवर करके बड़े आसानी से ब्लॉक कर लेता है। सभी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, मो तो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसने तो मास्टर लाई की सिग्नेचर मूव को भी बड़े आसानी से ब्लॉक कर दिया। और दाओकी अपने मन में सोचता है, ये केवल लाई के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है। लाई बहुत सालों से एक स्वॉर्ड्समैन मास्टर है, पर अब इसके पास अपनी और भी कोई ट्रिक नहीं बची है। लगता है मो अपनी स्लीव में कुछ छुपा कर रखे हुए है। ये देखकर अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लाई को अपने एक ही मूव से भी हरा सकता है। डिसाइपल्स आगे बोलते हैं, क्या तुम लोगों को याद है कि लास्ट पर्सन जो दोनों हाथों से तलवार को इस्तेमाल कर सकता था? तो दूसरा डिसाइपल बोलता है, हाँ वो हु टियानजाओ और क्यून के मास्टर विन चैन थे, जिन्हें ग्रेट सागा वी भी कहते हैं। फिर वो डिसाइपल कहता है, मुंह को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी ताकत भी ग्रेट सागा वी की जितनी ही होगी। मैंने सुना था एक लिंक फैमिली ने बहुत सालों पहले एक स्कूल खोला था जिससे वो अपने स्वॉर्ड आर्ट नॉलेज को आगे बढ़ा सके, पर अब पूरी चाइना में ग्रेट सागा केवल इतने बच्चे हैं जिन्हें आप उंगलियों में आसानी से गिन सकते हो। मुंह को देखकर ऐसा लगता है कि वो उसी का डिसाइपल है, पर वो इतनी ज्यादा छोटी उम्र में आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? रिंग में खड़ा हुआ लाई थकाहारा अपने मन में सोचता है, सारी सिचुएशन आखिर ऐसे कैसे बदल सकती है? इसका एक हाथ घायल करना भी मेरी जीत के लिए काफी क्यों नहीं है? फिर मो लाई से पूछता है, क्या तुम्हारे पास केवल इतनी ही ताकत थी? पर साथ ही मो अपने मन में सोचता है, पहले मैंने सोचा था कि मैं लाई को अपने आइस ड्रैगन स्वॉर्ड से हराकर उसे अपग्रेड कर सकता हूँ, पर लाई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जिससे मुझे कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट मिल पाए। फिर मो लाई पर हमला करने के लिए उस पर जंप करते हुए आगे बढ़ता है और उसके गले पर अपनी तलवार रख देता है। दाओकी भी ये देखकर सोचता है, इसलिए मो पूरी फाइट में ली के अटैक्स को ब्लॉक करता रहा जिससे वो एक ही अटैक में इसे हरा सके। पर अब तो ऐसा लगता है कि ये जैसे लाई की जान लेने वाला है। पर ये देखकर दाओकी एक इविल स्माइल देते हुए कहता है, इस लड़के के पास सच में काफी ज्यादा स्किल्स है। क्यूआंग भी रोने लगता है और कहता है, मो कोई इंसान नहीं है। एल्डर जाओ भी मो को देखकर बोलते हैं, आज इस फाइट के बाद लॉन्गशी सिटी में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मिस्टर मो की इंसल्ट करने की हिम्मत कर सके। लाई मो के सामने झुक जाता है और मो से भीख मांगने लगता है और कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। मो से कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? पर मैं अगर तुम्हें जाने दूंगा तो कल को तुम मेरे साथ कुछ न कुछ चोट जरूर करोगे, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। पर लाई दया की भीख मांगते हुए उससे कहता है, कुछ भी हो जाए पर मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, प्लीज मेरा यकीन करो। मो उससे बोलता है, ठीक है। पर फिर वो अपना राइट हैंड दिखाते हुए कहता है, जो तुमने मेरे साथ किया है वो तो तुम्हें भुगतना होगा। ये देख कर लाई बहुत ज्यादा डर जाता है और उसकी फटकर चार हो जाती है। वो वहाँ से जल्दी से भागने लगता है। फिर मो लाई का पीछा करने लगता है और लाई उसे भी दया की भीख मांग रहा था। और लाई रोते हुए मो से बोलता है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। पर मो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी वुडन स्वॉर्ड फेंक कर लाई के कंधे पर मारता है जिससे उसका एक हाथ पूरी तरह से कट जाता है। लाई वहीं पर बैठकर जोर से चिल्लाने लगता है,
और मो गुस्से में उससे आकर कहता है अगर तुम जीतना चाहते हो तो सबसे पहले ऐसी घटिया ट्रिक्स इस्तेमाल करना बंद कर दो। सभी लोग मो का ऐसा रूप देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। दाओकी भी ये देखकर कहता है इस लड़के में सच में काफी ज्यादा हिम्मत है, जो इस लड़के ने इतने सारे लोगों के सामने लाई का हाथ काट दिया। मो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सब लोगों से कहता है ये रही आइस ड्रैगन सोर्ड, जिसमें भी हिम्मत हो वो यहाँ पर आकर इसे ले सकता है, पर इसके लिए उसे मेरा सामना करना होगा। आखिर ऐसा कौन है जो यहाँ पर आकर मरना चाहता है। फिर वहाँ पर ड्रैगन फोर्ट के कई सारे लोग आ जाते हैं और उनका एल्डर मो से बोलता है मो आज तुम्हारी ये सोर्ड मेरी होगी और तुम चाहकर भी मुझे नहीं रोक सकते। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है लाई के साथ वो मैच मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा था, अब मुझे इस सोर्ड के सारे अटैक्स के बारे में पता है। पर नीचे खड़े हुए सभी लोग ये देखकर कहते हैं मार्शल आर्ट सेक्ट वाले अब तो मो को परेशान करने लगे हैं। और क्यूहान भी ये देखकर कहती है ये तो अब बहुत ज्यादा हो गया, मुझे पता है कि मो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर मैं ऐसा नहीं चाहती कि मो ऐसे रास्ते पर अकेला चले। एल्डर जाओ भी ये देखकर चिल्लाते हुए कहते हैं ड्रैगन फोर्ट वाले बहुत ही ज्यादा बेशरम है, ये जरूर इस लड़के को मार डालेंगे। पर मो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी आइस ड्रैगन सोर्ड निकाल कर उसकी एक टेक्निक को इस्तेमाल करता है और सभी लोगों को घायल कर देता है और उन लोगों से कहता है अगर तुम इस आइस ड्रैगन सोर्ड की असली ताकत देखना चाहते हो तो क्यों ना मैं आज तुम लोगों को इस आइस ड्रैगन सोर्ड की असली ताकत दिखा दूं। फिर वो अपनी एक स्लैश के साथ सभी लोगों का गला काट देता है और उन सभी को वहीं पर मार डालता है। लाई अपने सामने अपने लोगों को मरता हुआ देखकर कहता है ये सब मेरी गलती है, प्लीज हम लोगों को यहाँ से जाने दो। अब तो क्यूआंग भी रोने लगता है और वो डर के मारे कहता है मो सच में कोई भी इंसान नहीं है, इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर किसी इंसान के पास नहीं हो सकती। पर जाओइन अपने मन में कहती है ये तो पहाड़ों पर रहने वाला एक लड़का था जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। और क्यूहान भी ये देखकर कहती है मैंने अपने लिए एक सही बॉडीगार्ड को चुना था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।